जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जनगणना, भारत की जनगणना। आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जनगणना से मिनिमम एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आना फिक्स है। और यकीन मानिए, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपका वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं भारत की जनगणना। सबसे पहले जनगणना होती क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, कौन से देश ने सबसे पहले जनगणना करवाई, भारत में ये कैसे शुरू हुई, इस टाइप की चीज़ें हम समझते हैं। तो जनगणना से तात्पर्य निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। ठीक है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडेन थे। ठीक है, डब्ल्यू प्लोडेन ये भारत के पहले जनगणना आयुक्त है। प्रथम जनगणना 21 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो ने करवाई थी और इसी कारण इन्हें भारतीय जनगणना के जनक कहते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने भारतीय जनगणना का जनक कौन है, तो आंसर रहेगा लॉर्ड मेयो। 10वीं जनगणना या क्रमबद्ध जनगणना लॉर्ड रिपन ने भारत में शुरू की थी। कब? 7 फरवरी 1881 से। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए प्रथम जनगणना किसने करवाई, लॉर्ड मेयो ने। 10वीं जनगणना या क्रमबद्ध जनगणना, तो आंसर आ जाएगा लॉर्ड रिपन। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम जनगणना यानी पहली बार इन्होंने जनगणना करवा दी थी, लेकिन 10वीं यानी हर 10 वर्ष पर जनगणना होना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से, ये कॉन्सेप्ट हमारा लॉर्ड रिपन लेके आता है। स्वतंत्र भारत के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.N. गोपाल स्वामी। और 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली। वर्तमान की बात करें तो जनगणना आयुक्त जो है श्री शैलेश नहीं है दोस्तों, ठीक है, विवेक जोशी। विवेक जोशी ये वर्तमान में जनगणना आयुक्त है, इस बात को ध्यान रखें। और इन्हीं के नेतृत्व में, विवेक जोशी के नेतृत्व में ही जो 2021 की जनगणना है वो हो रही है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। 2011 की जनगणना भारत की बात करें तो 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने वाला देश स्वीडन है, 1749। और सर्वप्रथम 10 की जनगणना करवाने वाला देश अमेरिका है, 1790। तो ये कुछ फैक्ट है, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। फिर थोड़ा संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करते हैं जनगणना को लेकर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार का है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की क्रम संख्या 69, मान लीजिए क्रम संख्या, परिशिष्ट संख्या, वो पूछ ले कि जो जनगणना है ये विषय जो है ये कौन सी सूची में है, तो संघ सूची में है। कौन सी परिशिष्ट संख्या या क्रम संख्या पर है? 69 पर है। और आप जानते हो कि संघ सूची पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की, यानी जनगणना केंद्र सूची का विषय हो जाएगा। वर्ष 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पहली बार ऋणात्मक रही। दोस्तों एक बात याद रखना है, भारत की जनगणना के बारे में ये कहा जाता है कि हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया हम हर साल पैदा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में हर साल इतने व्यक्ति जन्म लेते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है। और दूसरा एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में भारतीय संदर्भ में फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या जितनी है उतने तो भारत में विकलांग पाए जाते हैं। ये फैक्ट है 2011 की जनगणना का। ठीक है, और ऋणात्मक पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। ऋणात्मक रही मतलब 77 लाख जनसंख्या की कमी। सोच लेना, 1921 की बात है। ठीक है, कारण क्या है इसका, ऋणात्मक क्यों रही? प्लेग इसका मुख्य कारण माना जाता है, प्लेग को। 1951 की जनगणना इतिहास का लघु विभाजक वर्ष था।
ये 1921 जो है ये महान विभाजक वर्ष, 1951 की बात करें तो इतिहास का लघु विभाजक वर्ष था। यानी इसमें भी जनसंख्या कम हुई, पर इतनी कम नहीं हुई जितनी 1921 के दौरान हुई थी। 1961 से 1971 के दशक में आज तक के इतिहास में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी, 24%। आज तक के इतिहास में इतनी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कब बढ़ी थी? तो 1961 से 1971 के दशक में। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना में पहली बार क्या क्या हुआ है, ये मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो 2011 की जनगणना में पहली बार जाति आधारित जनगणना को स्वीकृति प्रदान की गई, जो अलग से 2011 में जून से सितंबर के बीच संपन्न हुई। पहली बार जाति आधारित जनगणना होती है दोस्तों। दूसरी बात, पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया, NPR। ठीक है, नेशनल पॉवर्टी रजिस्टर, ये तैयार किया गया। पहली बार किन्नरों की जनगणना हुई है, और पहली बार बेघरों की गिनती भी हुई है, और पहली बार ST SC की जनगणना भी जाति आधारित की गई है। तो ये 2011 की जनगणना में पहली बार हुआ है दोस्तों। 2011 की जनगणना की बात करें तो इस जनगणना का शुभंकर क्या रखा है? मैस्कोट प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। जनगणना का खर्च 2200 करोड़। सोच लेना कितना ज़्यादा खर्च आया है जनगणना का, 2200 करोड़। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। सरकार को लगा कि भैया हमसे कोई 2045 में कंट्रोल होने वाली है नहीं, 2070 करो, बात की बाद में देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये ध्यान रखना है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने 17.5% निवास करता है। अब बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या की। तो भारत की कुल जनसंख्या कभी मिलियन में पूछे तो 1210 मिलियन, करोड़ में पूछे 121 करोड़, और बिलियन में पूछे तो 1.21 बिलियन, और संख्या पूछे तो ये संख्या आपके पास लिखी हुई है। तो दोस्तों जैसा पूछे वैसा आप आंसर लगा देना, हर वैरायटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पुरुषों की बात करें तो 51.47% यानी 624 मिलियन। महिलाओं की बात करें तो 48.53% यानी 587 मिलियन। लिंगानुपात की बात करें तो 931 से बढ़कर 943 हो गया है। पहले 931 था, अब 943 हो गया। यानी 2001 की जनगणना की बात करें तो 931 था, और 2011 की जनगणना की बात करें तो लिंगानुपात कितना है 943। यानी कितने अंकों की वृद्धि हो गई है? तो 12 अंकों की वृद्धि हुई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 927 से घटकर कितना हो गया है 919। घटा है, ऋणात्मक रहा है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कमी किस में हुई, तो शिशु लिंगानुपात में कमी हुई, लेकिन लिंगानुपात बढ़ा है, 12 अंक बढ़ा है, लेकिन शिशु लिंगानुपात घट गया है। कितना घटा है? तो 8। ठीक है, 8 अंक घट चुका है, ये ध्यान रखना है। ये जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 325 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी जनसंख्या घनत्व भी बढ़ा है। फिर बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। वार्षिक की बात करें तो 1.97% से घटकर 1.64% हो गया है जनसंख्या वृद्धि दर। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 21.54% से घटकर 17.7% हो गया है। नागालैंड की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, -0.56%। ये एकमात्र राज्य है नागालैंड जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। ये एग्जाम में पक्का है कि क्वेश्चन पूछ लेगा, ये मोस्ट IMP है, इसको अलग से नोट्स बना के लिखते चलना। साक्षरता दर की बात करें तो 64.84% से बढ़कर
73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 82.14% हो गई है, जो पहले 75.26% थी। महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% हो गई है, जो पहले 53.67% थी। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 27.8% से बढ़कर 31.2% हो गई है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 72.2% से घटकर 68.8% रह गई है। यानी देखना, ग्रामीण जनसंख्या कम हो गई है। ये भी आईएमपी है, क्योंकि भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो थोड़ा सावधानी से इस चीज़ को देखें दोस्तों आप। अब हम बात करते हैं राज्यों के संदर्भ में कि क्या क्या हुआ है, राज्यों में कौन प्रथम स्थान पर है, कौन द्वितीय स्थान पर है। इस प्रकार के राज्यों के संदर्भ में हम देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घटते क्रम में, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें घटते क्रम में कैसे है राज्यों के संदर्भ में, तो हम देखते हैं। तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश। फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है, ये ध्यान रखना है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, ये बढ़ते क्रम में है। तो पहले पे है सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की। मुख्य रूप से आपको पहला पहला राज्य याद रखना है। फिर बात करें हम अगर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का, उससे बड़ा सिक्किम और उससे बड़ा है त्रिपुरा। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में 27.95% वृद्धि दर रही है, प्रतिशत वृद्धि दर रही है। फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। यानी अगर एक शॉर्ट ट्रिक बनाए तो मेघा और अरुण ने बिहार में खूब जनसंख्या वृद्धि की है। ठीक है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें तो नागालैंड हमने पहले भी पढ़ा कि ये माइनस में रहा है। फिर केरल, फिर गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है नागालैंड की। फिर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106। सोच लेना, 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते बिहार में। बिहार में काबा। फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17 लोग। 17 पे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात घटते क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का 10:84, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो आप जानते ही हैं, जो हरियाणा जो है वहाँ पे लिंगानुपात न्यूनतम ही मिलेगा। फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलेगा अरुणाचल प्रदेश 972, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा 834। सर्वाधिक साक्षरता घटते क्रम में, साक्षरता की बात है तो आप जानती हो केरल का नाम तो आएगा ही आएगा। 94% जनसंख्या साक्षर है वहाँ की। और न्यूनतम साक्षरता तो जो बिहार में काबा, बिहार में कुछ नहीं बा। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वहीं पर है। फिर बात कर रहे हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता घटते क्रम में। भाई साक्षरता में भी केरल, पुरुष साक्षरता में भी केरल। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार, न्यूनतम साक्षरता बिहार। फिर बात करें सर्वाधिक
महिला साक्षर केरल पुरुषों में भी है, केरल ओवरऑल भी है, केरल महिलाओं में भी प्रथम स्थान पर ही है। और न्यूनतम की बात करें तो आप जानती हो कि बिहार अपना फिक्स ही है, न्यूनतम भी बिहार ही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशत में कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पर है, गोवा में। प्रतिशत की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कहाँ पर है, यूपी में। और सबसे कम सिक्किम में। प्रतिशत में था कहाँ पर, हिमाचल में। प्रतिशत की जब हमने ऊपर देखा था तो हिमाचल जो है, हिमाचल में प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, ठीक है। हिमाचल की बात करें तो प्रतिशतता के आधार पर। और यहाँ पर क्या है, संख्या के आधार पर। यूपी की बात करें तो संख्या के आधार पर। और वहाँ पर जो ऊपर हमने अभी देखा था, क्या देखा था कि प्रतिशतता की बात करें तो गोवा में सर्वाधिक, सबसे कम है ग्रामीण जनसंख्या। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घटते क्रम में, तो सर्वाधिक नगर महाराष्ट्र में ही है और न्यूनतम कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में घटते क्रम में, आप जानते ही हो शहरी जनसंख्या गोवा में ही मिलेगी। और न्यूनतम कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर सर्वाधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या घटते क्रम में, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो कहाँ पर है, वो यूपी में। और सबसे कम कहाँ पर है, तो मिजोरम में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ठीक है, ये सर्वाधिक कहाँ पर है, पंजाब में। एससी की बात करें तो सर्वाधिक है प्रतिशतता के आधार पर पंजाब में। और न्यूनतम कहाँ पर है, तो मिजोरम में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या घटते क्रम में, आप जानते हो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। न्यूनतम का आंकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है, तो लास्ट में हम उनको अलग से देख लेंगे, इसीलिए न्यूनतम का आंकड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात करें हम, तो मिजोरम पहले स्थान पे, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अब बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार एससी की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। एससी का लिंगानुपात कितना है, 45। और 10 की वृद्धि दर 20.8। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 20.8 है। जनसंख्या 2011 के अनुसार एसटी, अब बात कर रहे हैं एसटी की। देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.6%। एसटी का लिंगानुपात 990, एससी का 945, एसटी का 990। एससी की 10 की वृद्धि दर 20.8, एसटी की 10 की वृद्धि दर 23.7 है। तो ज़्यादा किसकी है, एसटी की। लिंगानुपात भी ज़्यादा एसटी का, ठीक है। अब बात ये समझते हैं मेगा सिटी क्या होता है। तो मेगा सिटी ऐसे नगर जिनकी कुल जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है को कहा जाता है। वर्तमान में 3 मेगा सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इनको मेगा सिटी का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में। देखो दोस्तों, हमने राज्यों का सारा डाटा देख लिया, अब केंद्र शासित प्रदेशों का डाटा देख रहे हैं हम। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो दादरा नगर हवेली सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वहाँ पे। सबसे कम कहाँ पे, लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है, दिल्ली में 11,320। सोच लो कितनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। और अंडमान निकोबार में सबसे कम 46 सिर्फ।
सर्वाधिक लिंगानुपात घटते क्रम में की बात करें तो पुदुचेरी में 10 से 30, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो दमन और दीव 618। सोचो कितना कम, मात्र 618। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अंडमान निकोबार 968, और न्यूनतम की बात करें तो दिल्ली 871। सर्वाधिक साक्षरता दर घटते क्रम में लक्षद्वीप, और न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली। याद रखना है, सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप, न्यूनतम दादरा नगर हवेली। सर्वाधिक महिला साक्षरता लक्षद्वीप, न्यूनतम दादरा नगर हवेली। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दिल्ली में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत संख्या चंडीगढ़ में। संख्या की बात करें तो एससी जो है वो सर्वाधिक दिल्ली में है, प्रतिशतता में चंडीगढ़ में। और एसटी की बात करें तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, दादर नगर हवेली, और प्रतिशतता की बात करें तो लक्षद्वीप। पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, अब हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं धर्म आधारित जनगणना की। तो यहाँ पर पूरी एक टेबल दे रखी है। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, करोड़ में 96 करोड़ के लगभग। प्रतिशतता की बात करें तो 79%। 10 की वृद्धि दर हिंदुओं की कितनी है तो 16.8, और लिंगानुपात 931 है। ठीक है, फिर बात करें हम मुस्लिमों की संख्या करोड़ में 17 करोड़ 22 लाख, जनसंख्या प्रतिशत 14.2, 10 की वृद्धि 24.6%, और लिंगानुपात 936 है। ईसाई धर्म की बात करें तो 2 करोड़ 78 लाख, जनसंख्या प्रतिशत 2.3%, 10 की वृद्धि दर 15.5, और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 1006, यानी सभी धर्मों में ईसाई धर्म का लिंगानुपात सर्वाधिक है। सिख की सिर्फ 2 करोड़ जनसंख्या 1.7%, 10 की वृद्धि दर 8.4, लिंगानुपात 893, सबसे कम लिंगानुपात सिखों में है। बौद्ध की जनसंख्या सिर्फ 84 लाख 0.7%, वृद्धि 6.1, 953 लिंगानुपात। जैन धर्म के सिर्फ 45 लाख लोग हैं, 4% है कुल जनसंख्या का, 5.4%, 10 की वृद्धि दर, और 940 लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि जैन धर्म में लिंगानुपात बहुत कम है, लेकिन अगर देखा जाए वास्तविक रूप में तो सिख धर्म में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी भारत की जनगणना, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। तो आप होप सभी को ठीक लगा होगा टॉपिक। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, जिससे आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जल्द ही हम अगला वीडियो लेके आएंगे मध्य प्रदेश की जनगणना पर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।